टॉपिक का नाम है गाउस का प्रमेय। नियम में लिख लेना, गाउस ने दिया, किसने दिया इसको, गाउस ने दिया। फिर सीधा कथन में आओ, लिखो गाउस ने कोई आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने वाले एक नियम का प्रतिपादन किया। इसे गाउस का प्रमेय या गाउस का नियम कहते हैं। ठीक, नीचे लाइन से लिखोगे नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। चलो मैं बोल रहा हूं कथन को, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और इसको लिखो, अर्थात, अर्थात फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं बताओ, फाई ई। फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डीएस, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, कुल आवेश, कुल आवेश मतलब क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट गुना। ठीक है, फाई ई यह भी वैद्युत फ्लक्स से कोई शो करता है। आप डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर लिख सकते हो ये भी तो फाई ई है ना, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी डेल एस, या फिर इसके बराबर लिख सकते हो। ठीक है ना, समझ गए ना? तो यही, इसी चीज को अपने को क्या करना है, निगमित करना है, लाना है। ठीक है, यहां पर एक चीज और लिख लो, जहां एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं अब इसका निगमन। निगमन देखते हैं ना, निगमन। तो निगमन के लिए इसका सबसे पहले चित्र बना लो। इस चित्र को बना लो। देखो चित्र को थोड़ा समझ लो, है ना, इसमें क्या क्या बोला गया है ना। माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, जहां पर एक Q आवेश या धन आवेश बोल सकते हो स्थित है। इससे R दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहां पर विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। समझ में आया? चलो लिखो जल्दी से इतना को, बोलूं? माना कोई R त्रिज्या का एक गोला है, माना कोई R त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है,
जिसका केंद्र O है, O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। हो गया। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन और बीच के दूरी का वर्ग। तो बीच की दूरी कितना है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है? R। तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। तो E इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अब जानते हो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? सदिश। अब सदिश है मतलब इसकी कुछ न कुछ दिशा होगा। तो नीचे में लिख लो इसकी दिशा के बारे में। लिखो इस क्षेत्र वेक्टर E की दिशा, इस क्षेत्र वेक्टर E की दिशा त्रिज्यीय वेक्टर OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। त्रिज्यीय वेक्टर OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। देखो इधर अब हो गया। देखो O पर क्या है? प्लस Q आवेश है। प्लस Q आवेश है। प्लस Q आवेश से R दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है? P है। इस P पर अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालें तो क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र मिल रहा है इसकी दिशा क्या होगी? त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। देखो इसकी दिशा किधर है? त्रिज्यीय बाहर की ओर है। और किधर है? OP के अनुदिश है। किधर है? OP के अनुदिश मतलब O से P की ओर है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो। लिखो अब गोले को कई छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। ये जो गोला है ना, इस गोले को हम लोग कई छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट लाइन से लिखोगे। अब यदि बिंदु P को घेरे, अब यदि बिंदु P को घेरे छोटे क्षेत्रफल अवयव वेक्टर DS की कल्पना करते हैं तो इसकी दिशा भी हो गया वेक्टर OP के अनुदिश, इसकी दिशा भी वेक्टर OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। वेक्टर OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। फलस्वरूप वेक्टर E और वेक्टर DS, फलस्वरूप वेक्टर E और वेक्टर DS के मध्य का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। समझ गए? देखो फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस संपूर्ण गोले को
छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना। अब हम लोग कल्पना करते हैं एक ऐसे क्षेत्रफल अवयव का जो कि बिंदु P को घेरा है। देखो ये जो आपका अवयव है, एक तो ये अवयव क्या कर रहा है, ऐसा क्षेत्रफल अवयव है ds है जो कि बिंदु P को क्या है, घेरा हुआ है। ऐसा हम लोग कल्पना करते हैं, एक ऐसे क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करते हैं जो बिंदु P को घेरा हुआ है, ठीक है। और उस क्षेत्रफल अवयव का नाम क्या है, वेक्टर ds है। तो इस वेक्टर ds की जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, त्रिज्यीय वेक्टर OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। वेक्टर E का दिशा भी किधर था, OP के अनुदिश बाहर की ओर था। वेक्टर ds की दिशा भी OP के अनुदिश बाहर की ओर है, मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक ही ओर है। वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों की ही दिशा क्या है, OP के अनुदिश बाहर की ओर है, सेम सेम दिशा हो गया। इसलिए वेक्टर E और वेक्टर ds के मध्य जो कोण बनेगा थीटा, वो क्या होगा, 0 अंश होगा। क्लियर है, मैं बस शॉर्ट में लिख देता हूं। तो देखो ये क्या होगा, वेक्टर E व कौन सा, वेक्टर ds के मध्य कोण थीटा बराबर 0 अंश। क्यों बताओ, क्योंकि वेक्टर E व वेक्टर ds की दिशा समान है। क्लियर है, वेक्टर E और वेक्टर ds के मध्य का कोण थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर E की दिशा और वेक्टर ds की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, OP के अनुदिश त्रिज्यीय बाहर की ओर है। क्लियर है, आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना है। अब क्षेत्रफल अवयव, अब क्षेत्रफल अवयव ds, अब क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब केवल इतना में से कितना फ्लक्स गुजरता है उसको हम लोग काउंट करेंगे, समझ गए ना। तो क्या मिलेगा बताओ, फ्लक्स बराबर क्या होता है, समझ पा रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो क्षेत्रफल अवयव मतलब इतने से, क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो छोटा अवयव है तो छोटा अवयव से फ्लक्स कितना गुजरेगा, कम फ्लक्स गुजरेगा। और कम फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे हम लोग, d फाई e से। अगर पूरा फ्लक्स गुजरेगा तो फाई e और कम फ्लक्स गुजरेगा तो d फाई e। तो क्या लेंगे यहाँ पे, d फाई e। और d फाई e बराबर क्या होता है बताओ, वेक्टर E इंटू वेक्टर ds होता है कि नहीं होता है, वेक्टर E इंटू क्या होता है, वेक्टर ds। देखो अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल मतलब किसका गुणा, कॉस का। ये हो जाएगा d फाई e बराबर हो जाएगा e ds कॉस थीटा। समझ में आया, कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। अब हम लोग जान रहे हैं कि थीटा के जगह में क्या ले सकते हैं, E और ds के मध्य का कोण थीटा बराबर क्या है, 0 अंश है। तो यहां पर लिख लेना है, चूंकि थीटा बराबर 0 अंश, अतः d फाई e इक्वल टू क्या मिलेगा, e ds कॉस 0 अंश। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर मैं यहां पर 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, d फाई e इक्वल टू e ds, कॉस 0 का मान 1 का ds के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, e ds। ठीक है, ये अपने को किसका मान मिल गया, d फाई e का। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब देखो अपने को तो E का मान पता है क्या, है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, इस E के मान को वहां पर रख देंगे।
अगला स्टेप क्या है, समीकरण एक से मान रखने पर, मान रखो क्या आएगा, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई के जगह में कितना रखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, Q/r² ds। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, डी फाई ई का वैल्यू कितना मिला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds। ठीक है, ये कौन सा फ्लक्स मिला अपने को, अल्प फ्लक्स मिला, अभी केवल इतना से गुजरने वाला फ्लक्स मिला है। अब पूरे संपूर्ण गोले से निकलने वाला या गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, समझ गए। तो आगे लिखो, लिखो, गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का कोण, वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। समझ गए। अब देखो, जिस प्रकार से इसको हम लोग तोड़े हैं, ये संपूर्ण गोला था, ये उसका एक अल्प क्षेत्र था ds, ये भी अल्प क्षेत्र बन जाएगा ds, वैसे ये भी बनेगा अल्प क्षेत्र, ये भी बनेगा, समझ गए ना। ऐसे इसको और बहुत सारे में तोड़े हैं ना। एक से कितना निकल रहा है, एक से कितना फ्लक्स मिल रहा है अपने को, डी फाई ई इक्वल टू कितना मिला है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds मिला है। अब संपूर्ण से निकालेंगे, तो नीचे लाइन से लिखो, अब गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अब गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे, फाई ई से, फाई ई हो गया। और फाई ई किसके बराबर होगा, समस्त अल्प फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। तो फ्लक्स को जोड़ो, जितना भी अल्प फ्लक्स है ना, उनको क्या कर देना है, अपने को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कम कम वैद्युत फ्लक्स है उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, समाकलन का। ठीक है, चलो डी फाई ई का मान पता है, रख दो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान रखो, बोलो क्या आएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई की जगह में क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds। ठीक है, जिसका समाकलन नहीं होगा उसको समाकलन से बाहर कर देना है। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट टर्म है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r², बाहर निकाल दो। क्या होगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बचेगा, ds बचेगा। सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर में क्या बचेगा, ds बचेगा। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं 4। ठीक, अब देखो, चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर, देखो इतने का वैल्यू कितना है, इतने का ds है, ये पूरा का पूरा क्या है, ds है, ये भी ds होगा, ये भी ds होगा, ये भी ds होगा, ये भी ds होगा। समस्त ds को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समस्त ds को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताओ,
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, ये केवल इतना क्षेत्रफल है ds, फिर इतना क्षेत्रफल, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो कुल मिलाकर अपने को क्या मिल जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ, 10वीं में पढ़े हो इसको, 4 पाई आर स्क्वायर, पक्का, ठीक, 4 पाई क्या होता है, आर स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपने को किसका मान मिल गया, सरफेस इंटीग्रेशन ds का मान। इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, इस मान को समीकरण 4 में रखो, 4 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इतना की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ऊपर से आर स्क्वायर नीचे से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर से 4 पाई नीचे से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचा, फाई ई बराबर बचा ऊपर में क्यू और नीचे में क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। और यही तो अपने को लाना था, क्या मिटा दिया उसको मैं, है ना, वही लाना था ना अपने को, फाई ई इक्वल टू क्या लाना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 5। ठीक है, और यही क्या है, गाउस का प्रमेय है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार और देखो, बोल देता हूं, किसी बंद पृष्ठ, है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो प्रूफ हो गया हम लोग का, पहले उसका कथन लिखे और उस कथन को हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। क्लियर है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका क्या देखेंगे, स्थिति। तो अगला इसमें आ जाओ, विशेष स्थितियां। नीचे में लिखोगे ना, क्या लिखोगे, यही गाउस का प्रमेय है। विशेष स्थिति या विशेष स्थितियां, जो भी लिख सकते हो, है ना। इसमें पहला, विशेष स्थितियां में पहला लिखोगे, यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो, यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो, यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो, उसमें डेश करके लिखो, चलो, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर कई आवेश Q1, Q2, Q3 डैश डैश उपस्थित हो तो, उपस्थित हो तो उस केस में अपने को क्या मिलेगा, फाई ई इक्वल होगा, देखो फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब बहुत सारा आवेश है वहां पर, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा बताओ, 1 एप्सिलॉन नॉट और बाकी आवेशों को जोड़ दो, जैसे कि Q1, Q2, Q3, इस प्रकार से। ठीक है, फाई ई बराबर क्या मिलेगा, 1 एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2, Q3 ऐसे, है ना। अब देखो बहुत सारा आवेश है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा
वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेसन क्यू लिख सकता हूं मैं, क्या चाहोगे तो क्यू आई लिख सकते हो, क्यू आई। आई मतलब क्या है, इंटीजर है ना। आई की जगह में एक बार एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर तीन आएगा, ऐसे कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। चाहोगे तो ऐसे लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है, तब भी सही है। पहला स्थिति समझ में आया। अगर कोई बंद पृष्ठ में एक से ज्यादा आवेश हो, Q1 आवेश हो, Q2 आवेश हो, Q3 आवेश हो, तो उस स्थिति में हम लोग को क्या मिलेगा, फाई ई इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेसन क्यू आई, ठीक, या फिर समेसन आई इक्वल टू 1 से n क्यू आई। क्लियर है। चलो सेकेंड स्थिति में आ जाओ। सेकेंड स्थिति लिखो इसमें, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो, बंद पृष्ठ के बाहर हो तो मतलब इस प्रकार से मान लीजिए हम लोग का है और यहां पर क्या रहेगा, बाहर में रहेगा आवेश अभी, ठीक है ना। अब बाहर में अगर आवेश रहेगा तो उस केस में क्या होगा, तुम लोग को मैं उसमें बताया था कि आवेश है वो हमेशा कोई भी पृष्ठ रहेगा, है ना, उस पृष्ठ के मतलब कोई भी चालक रहेगा उसके पृष्ठ पर पाया जाता है। अगर बाहर में है तो वो कोई वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। इसको लिखो चलो, यदि Q आवेश बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित हो तो हो गया, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, बताओ क्या होगा, क्या होगा, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आवेश कहां पर है, बाहर में, अंदर में तो नहीं है, अंदर में क्या है, शून्य है। तो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0। और जो फ्लक्स मिलता है वो किसके वजह से मिलता है, अगर चालक के अंदर में रहेगा ना आवेश तब उसके कारण वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, तो इसके कारण क्या मिल जाएगा अपने को, अब 0 मिल जाएगा। मतलब क्या आएगा, तब फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह में क्या लेके चलोगे, 0, तो फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, 0। इसका मतलब क्या है, अगर कोई आवेश पृष्ठ के बाहर है तब उस स्थिति में उसका वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। समझ में आया। अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर में स्थित है तो उसका फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगला केस आ जाओ, तीसरा। तीसरा लिखो, यदि यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर, यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर व कुछ आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, बंद पृष्ठ के बाहर हो तो, समझ में आया। पहला कंडीशन में क्या लिए थे, बंद पृष्ठ के अंदर लिए थे, उसके बाद क्या लिए थे, बंद पृष्ठ के बाहर लिए थे। अब कुछ अंदर में है और कुछ बाहर में है, ऐसा वाला है ना। चलो लिखो इसमें, यदि
यदि Q1 आवेश बंद पृष्ठ के अंदर, Q1 आवेश बंद पृष्ठ के अंदर व Q2 आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो बाहर वाला तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अपने को जो वैद्युत फ्लक्स मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा, जो अंदर में आवेश है उसके कारण मिलेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताओ, तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या मिलेगा बताओ, Q2 अपॉन, नहीं ये तो बाहर में है ना, Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? मतलब ऐसा आवेश जो बंद पृष्ठ के अंदर रहेगा उसी आवेश के कारण अपने को वैद्युत फ्लक्स मिलेगा, और जो बाहर रहेगा उसके कारण नहीं मिलेगा। समझ में आया? इस प्रकार ये खत्म हुआ।